दोस्तों, आप सुन रहे हैं बरसाती मोहब्बत की कहानी का पार्ट 5। समीर उल्टी टी शर्ट पहन लेता है और जैसे ही दरवाजे का गेट खुलता है तो सामने खड़ी दिव्या को देखकर वो हैरान रह जाता है। दिव्या को देखकर तो समीर की बोलती ही बंद हो गई थी। दिव्या ऊपर से नीचे तक समीर को देखती है और फिर एक नजर कमरे के अंदर डालती है तो पूरे कमरे में जगह जगह गीले कपड़े पड़े हुए थे। पूरा कमरा अस्त व्यस्त लग रहा था। चारों तरफ बिखरी हुई चीजें गवाही दे रही थीं कि कुछ देर पहले इस कमरे में प्यार का तूफान आया था। समीर ने जब देखा कि दिव्या कमरे की तरफ देख रही है तो वो बहुत हिम्मत करके दिव्या से कहता है, दिव्या, तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? नहीं आना चाहिए था। नहीं दिव्या, वो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। दिव्या टॉन्ट मारते हुए कहती है, तबीयत खराब नहीं थी, पर अब खराब हो गई है। समीर दिव्या के टॉन्ट को समझ जाता है। उसे दिव्या की वो बात याद आती है जब दिव्या उससे कह रही थी, समीर, मैं जानती हूँ कि इन 1.5 सालों में तुम और आसी हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, लेकिन अब जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसे डिवोर्स दोगे तो मुझसे वादा करो कि तुम उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखोगे, क्योंकि अब मैं अपनी मोहब्बत को आसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। दिव्या की बात सुनकर समीर उससे वादा भी करता है कि वह कभी भी अब आसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। और यही बात सोचकर समीर को दिव्या के सामने बहुत झेप महसूस होती है। वो जैसे ही कुछ कहने चलता है कि तभी आसी समीर का नाम पुकारते हुए कहती है, समीर, अब जल्दी से गेट बंद करो और मेरा स्लीपिंग सूट दे दो। दिव्या थोड़ा आगे बढ़कर साइड से देखती है तो उसकी नजर बेड पर जाती है जहां आसी कंबल लपेटे हुए लेटी हुई थी। वो जल्दी से अपनी नजर झुका लेती है और समीर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारी बीवी से तुम्हारा रोमांस पूरा हो जाए तो मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे आज कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है और समीर फटी फटी आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मुसीबत है यार, इसे भी अभी आना था। और फिर वो खुद को डांटते हुए कहता है, तुम भी ना समीर, प्यार दिव्या से करते हो और रोमांस आशी से कर रहे हो। अब अगर ऐसा करोगे तो दिव्या का गुस्सा करना भी तो जायज है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और आशी के कपड़े उसे देते हुए कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो वॉशरूम में जाता है और जल्दी से शावर लेकर दिव्या से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। इधर आसी नीचे आ जाती है जहां सरला उसे बताती है कि अभी कुछ देर पहले साहब की दोस्त दिव्या आई थी। दिव्या का नाम सुनते ही आसी चौंक जाती है और फिर वो सरला से पूछती है, अभी कुछ देर पहले तुम मेरे कमरे में आई थी? नहीं दीदी, मैं नहीं, दिव्या दीदी आई थी। दिव्या का नाम सुनकर आसी चौंक जाती है। उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि क्यों अचानक समीर इतना बदल गए और इम्पोर्टेंट काम का बहाना करके वो यहाँ से चले गए। आसी, जो कुछ देर पहले बहुत खुश थी, वो एकदम से फिर उदास हो जाती है और खुद से कहती है, आसी, अभी और तुम कितना उस इंसान के लिए बेवकूफ बनती रहोगी। सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें यही लग रहा है कि समीर तुमसे प्यार करता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हारे पास आता है तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। बाकी तुम दोनों के रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम दोनों को बंधन में बांध सके। वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और फटाफट अपने सारे कपड़े पैक करके एक बैग में रख लेती है और कहती है, आसी, तुम जितनी देर इस घर में रहोगी उतना ही तुम हर्ट होगी, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो अपने मन को बहुत मजबूत कर लेती है और जाकर
अपने कमरे में सो जाती है। उधर दिव्या सारी चीजों को उठा उठा कर गुस्से में अपने कमरे से फेंक रही थी, और समीर उसे हर पल मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिव्या समीर की एक भी बात नहीं सुन रही थी। वो बस रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि समीर, तुम कहते हो कि तुम आशी से प्यार नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। नहीं दिव्या, ये सच नहीं है। सच यही है समीर, क्योंकि तुम जितना अपने आप को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं होता, तो मेरे मिलने के बाद तुम आशी के इतने करीब नहीं जाते। आशी तुम्हारी जिंदगी बन गई है। वो तुम्हारी एक ऐसी आदत बन गई है जिसे तुम चाह कर भी कभी नहीं छोड़ पाओगे। मैं समझती थी कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। पर सच्चाई यही है कि सब कुछ बदल चुका है। अब अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूंगी, तो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी ही कहलाऊंगी, पहली नहीं। और तुम आशी के एक्स हस्बैंड, और यह पहचान हम दोनों चाह कर भी कभी नहीं बदल सकती। समीर दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, दिव्या, कल आशी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, और आज भी कह रहा हूँ, कि अगर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, तो वो सिर्फ। इतना कहते कहते समीर रुक गया। तो दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, जो तुम अपनी जबान से भी नहीं कह पा रहे हो, या फिर क्यों समझ लो, तुम कहना ही नहीं चाहते हो। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, समीर, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। घर जाओ और एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें आशी से डिवोर्स चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम आशी के साथ रहना चाहते हो, तो शौक से आशी के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। दिव्या, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आशी से नहीं। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है, तो फिर तुम कल शाम ही मुझसे शादी करोगे। समीर दिव्या को तसल्ली देकर कि वो कल ही उससे शादी करेगा, वो ओबराय मेंशन वापस आ जाता है। अगली सुबह आशी और समीर जल्दी से कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। समीर तो गाड़ी में आकर बैठ गया था, लेकिन आशी अभी तक बाहर नहीं आई थी। समीर कुछ देर तक तो आशी के आने का वेट करता है, लेकिन जब आशी नहीं आती, तो वो गुस्से से आशी को फोन करता है। लगातार 3-4 कॉल करने के बाद भी जब आशी फोन रिसीव नहीं करती है, तो समीर झुंझलाते हुए गाड़ी से बाहर आता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, जानबूझकर बाहर नहीं आ रही हैं, जानती है ना कि आज मेरी कर्ज है, इसलिए चाहती है मैडम जी कि मैं जाऊं और उनसे मिन्नतें करूं कि आशी मैडम, इतनी कृपा कर दो, डिवोर्स नाम की खैरात मेरी झोली में डाल दो। वो ये सब कहते हुए अंदर जा रहा था, तभी सामने से आशी आ रही थी, जिसे समीर देख नहीं पाता है और बहुत जोर से उससे टकरा जाता है। आशी तो दुबली पतली, छुई मुई जैसी थी। जब वो समीर के फौलादी सीने से टकराती है, तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और वह जमीन पर गिरने लगती है। तभी समीर आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखते रहते हैं, और फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। समीर बेख्याली में उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए कहता है, और अगर न छोड़ा तो, अभी नहीं छोड़ोगे तो कुछ देर बाद कोर्ट में छोड़ दोगे, और अगर वहां भी न छोड़ा तो तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है जो तुम मुझे बांध कर अपने पास रख पाओ। समीर बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, हिम्मत की तो बात भी मत करना, क्योंकि वो अभी इतना ही बोला था कि आसी जबरदस्ती उससे अलग होने की कोशिश करती है, कि तभी उसका पैर फर्श पर पड़ी एक छोटी सी बॉल पर चला जाता है, और आसी डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। समीर ने भी आसी का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए वो भी आसी के ऊपर गिर जाता है। आसी
झुंझलाते हुए कहती है, क्या मुसीबत है? मुसीबत मैं नहीं, तुम हो। अगर समय से तुम गाड़ी में आकर बैठ जाती, तो ना हम दोनों की टक्कर होती और ना मैं तुम्हारे ऊपर गिरता। लेकिन तुम तो सजने संवरने में बिजी थी और यह भी भूल गई कि हम लोगों को करेक्ट 11 बजे कोर्ट पहुंचना है। अगर ऐसे ही बकवास करते रहोगे, तो 11 से शाम के 5 भी बज जाएंगे। यू मीन मेरी वजह से देर हो रही है? हाँ, बिल्कुल। इसमें कहने वाली क्या बात है? वो जल्दी से आसी के ऊपर से उठता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, अब जल्दी चलो, वरना दूसरी डेट मिलने में 15 दिन लग जाएंगे। आसी अपने कपड़े ठीक करती है और उसके साथ बाहर आ जाती है। समीर गाड़ी में बैठ जाता है और आसी जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है कि तभी समीर कहता है, एक मिनट, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? आसी झल्लाते हुए कहती है, क्या? तो वो भी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, यार सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने उतार दिया। अच्छा, बड़ी जल्दी थी, लेकिन क्यों? क्यों उतारा तुमने? आसी गाड़ी में बैठते हुए कहती है, अजीब इंसान हो तुम। डिवोर्स भी देने जा रहे हो और यह भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र लटका कर कोर्ट में डिवोर्स लेने जाऊं, ताकि जज साहब को लगे समीर ओबराय अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए डिवोर्स लेने के बाद भी उसकी बीवी अपना मंगलसूत्र नहीं उतार पा रही है। आसी ड्राइवर से कहती है, अखिलेश गाड़ी चलाओ, और हाँ, गाड़ी स्पीड में चलाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 15 दिन के लिए डिवोर्स आगे बढ़ जाए। अखिलेश जैसे ही गाड़ी चलाने लगता है कि तभी समीर कुर्राते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये शादी कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, इसलिए मंगलसूत्र की अहमियत तुम क्या समझोगी? आसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जब उसे घूर कर देखती है, तो समीर थोड़ा और ज्यादा कड़क अंदाज में कहता है, अच्छा, मंगलसूत्र उतार दिया तो कोई बात नहीं, पर आज तुमने सिंदूर भी नहीं लगाया। आसी अब दांत पीसते हुए कहती है, हम वहां दोबारा शादी करने नहीं जा रहे हैं, डिवोर्स लेने जा रहे हैं। और वैसे भी मेरी मर्जी मेरी मांग, मैं चाहे सिंदूर भरूं या ना भरूं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और वैसे भी अभी हम लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है। एक बार डिवोर्स हो जाए, फिर चाहे तुम मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरो या ना भरो, मंगलसूत्र पहनो ना पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी बीवी बनकर भी रहना पड़ेगा। और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की सही सलामती के लिए मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा कर रखे। इतना कहते हुए वो गाड़ी से उतरता है और आसी की तरफ का गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है, अब चलो, फटाफट सिंदूर लगाओ और मंगलसूत्र पहनो, उसके बाद हम दोनों कोर्ट चलेंगे। और वैसे भी अभी 11 बजने में बहुत टाइम है। समीर, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? वो अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनते हुए बोला, फिलहाल तो मैडम साहिबा, आप बाहर गाड़ी से आ जाइए, क्योंकि जब तक आप सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनोगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में आ जाता है। उधर आसी पैर पटकते हुए उसके पीछे पीछे कमरे में आती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, सच कह रही हूँ, तुम्हारे जैसा एंटीक पीस आज तक मैंने नहीं देखा। आसी जल्दी से अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, तो समीर फिर उसे टोकते हुए कहता है, यार, सिंदूर में भी तुम इतनी कंजूसी करती हो। इतने खूबसूरत घने घने तुम्हारे काले लंबे बाल हैं, इसलिए खूब ज्यादा सिंदूर लगाया करो, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी मांग भरती हो, तो मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। आजी कुछ पल के लिए उसकी बातों में खो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि समीर उससे बहुत प्यार करता है, पर जैसे ही उसे याद आता है कि वो डिवोर्स लेने जा रही है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है
और वह चिल्लाते हुए कहती है, अब अगर तुम इसके आगे कुछ और बोले तो समझ लेना, ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी। फिर देखें कैसे तुम उस दिव्या से शादी करोगे। दिव्या का नाम सुनते ही समीर के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो अपने मन में कहता है, समीर, आसी के सामने तुम्हें क्या हो जाता है? तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है कि उसने सिंदूर नहीं लगाया, वो मंगलसूत्र नहीं पहनी है? वैसे भी अभी कुछ देर बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। फिर तुम उस पर अपना अधिकार क्यों जता रहे हो? क्यों बेवजह उसे परेशान करके तुम्हें मजा आ रहा है? उधर आसी पूरे कमरे में मंगलसूत्र ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था। वो अपनी अलमारी से लेकर ड्रेसिंग और फिर वॉशरूम सब जगह मंगलसूत्र ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी मंगलसूत्र नहीं मिलता। इसलिए वो थक हार कर समीर से कहती है, पता नहीं मैंने मंगलसूत्र कहाँ रख दिया है। अब चलो, वरना 11 बजे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, जरूर तुमने उसे या तो बेच दिया होगा या फिर किसी नदी नाले में बहा दिया होगा। अच्छा, और यह सब मैं क्यों करूंगी? सिंपल सी बात है, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, इसीलिए ये सब तुमने किया होगा। आसी समीर के एकदम करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सच में नफरत तो मैं तुमसे इतना ज्यादा करती हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने ही ना दूं। समीर थोड़ा और उसके करीब आता है और उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, तो बताओ ना, तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? अगर तुम मुझे इस दुनिया में नहीं रहने देना चाहती हो, तो मुझे कहाँ रखना चाहती हो? अपने दिल में, या फिर अपनी इन आंखों में, या फिर अपने इन गुलाबी? वो इतना ही बोला था कि आसी उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है, अपनी हद में रहना, वरना ये सारी बातें मैं दिव्या को बता दूंगी। समीर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, हर बात में दिव्या को क्यों बीच में ले आती हो? मैं तो बस थोड़ा सा प्रैंक कर रहा था। हाँ, जानती हूँ तुम ये प्रैंक ही कर रहे थे, लेकिन ये सोच लेना, अगर मैंने प्रैंक करना शुरू किया ना, तो तुम्हारा बिना बैंड बाजा बजे ही बारात निकल जाएगी। समीर कुछ सोचते हुए कहता है, यार आसी, तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, बहुत करती हूँ। इसका मतलब मैं इतने दिनों से एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा था जो मेरी जान का दुश्मन है। अब सीधी तरीके से कोर्ट चलो। वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, सही बात है, कोर्ट चलने में ही भलाई है। और फिर वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं कि तभी दिव्या का फोन आ जाता है और दिव्या गुस्से भरे अंदाज में समीर से कहती है, कहाँ हो तुम, और आज तुम कोर्ट क्यों नहीं आए? दिव्या, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, बस अभी 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पर समीर, अब तुम 11 बजे कैसे पहुंचोगे, क्योंकि घड़ी ने तो 12 बजा दिए हैं। वो थोड़ा टॉन्ट मारती हुई बोली। तो समीर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या 12 बज गए? पर ऐसा कैसे हो सकता है, और अभी 12 कैसे बज सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले 10 बजे थे। आसी समीर का फोन छीन लेती है और उसका फोन म्यूट कर देती है और फिर उससे कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि 10 से 12 कैसे बज गए। 10 बजने के बाद तुम मुझसे टकराए और फिर मेरे ऊपर गिरे। आधा घंटे तुमने मुझे अपनी बकबक सुनाई। बकबक सुनाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो तुमने मंगलसूत्र और सिंदूर का परपंच पुराण शुरू कर दिया। और फिर पुराण इतना लंबा था कि उसे खत्म होने में 10 से 11 बज गए और फिर मिशन मंगलसूत्र को अंजाम देने में 12 बज गए। उम्मीद करती हूँ कि 10 से 12 बजे के बीच जितने भी तुमने घटिया काम किए हैं वो सारे तुम्हें याद आ गए होंगे। इतना कहते हुए वो फोन अनम्यूट करके समीर के कान से लगा देती है। समीर वापस से फोन म्यूट करते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं अभी देख लूंगा। उधर दिव्या गुस्से से हेलो हेलो कर रही थी और कह रही थी, समीर,
तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? समीर सिचुएशन संभालते हुए कहता है, दिव्या, अभी कुछ देर बाद में मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर मैं सारी बात बताऊंगा कि मैं टाइम पर कोर्ट क्यों नहीं पहुंच पाया। ये कहते हुए वो फोन कट कर देता है और फिर आशी से कहता है, अब कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 बज गए हैं, इसलिए अब तुम अंदर जाओ और मैं दिव्या से मिलने जा रहा हूँ। आशी उसे घूरते हुए देखती है तो समीर अपनी नजर फेर लेता है और अखिलेश से कहता है, अखिलेश, पहले ऑफिस चलो। आशी गाड़ी से उतर जाती है और समीर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, चलो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज डिवोर्स नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा डेट ले लेंगे। इसी बहाने 15 दिन और आशी के साथ रह लूंगा। फिर तो वैसे भी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये बात सोचकर समीर उदास हो जाता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे उसके छोड़कर जाने पर दुख क्यों हो रहा है। मैं तो दिव्या से प्यार करता हूँ और आशी से खुशी खुशी डिवोर्स ले रहा था। फिर डिवोर्स ना होने पर मैं खुश क्यों हो रहा हूँ कि मुझे आशी से प्यार हो गया है। इन्हीं विचारों में वो खोया हुआ कब ऑफिस पहुंच गया, उसे पता ही ना चला। वो जब शाम को दिव्या के पास गया तो दिव्या उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, समीर, तुम जानबूझकर आज कोर्ट में नहीं आए क्योंकि तुम आशी को डिवोर्स देना ही नहीं चाहते हो। तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो और आशी के साथ भी। समीर को दिव्या की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, दिव्या, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? अगर मैं आशी को डिवोर्स नहीं देना चाहता था तो मैं डिवोर्स पेपर बनवाता ही क्यों? मैंने सारी बातें तुमसे क्लियरली बता दी हैं कि मैं आशी से प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। समीर को गुस्सा करते हुए देखकर दिव्या थोड़ा नरम पड़ जाती है और समीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, समीर, मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आशी के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि तुम इन शादी के पवित्र बंधनों को तोड़ ही नहीं पाओगे। समीर दिव्या से कहता है, इतना इंतजार किया है तो बस 15 दिन और इंतजार कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी शादी जरूर होगी। दिव्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो घर वापस आ जाता है, जहां हंसी बहुत आराम से बेड पर सो रही थी। समीर भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं तुम ऐसा कौन सा मुझ पर जादू कर देती हो कि मुझे तुम्हारे आगे दिव्या कहीं दिखाई ही नहीं देती। पर अब मैं खुद पर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि दिव्या मेरा पहला प्यार है और मैं अपने पहले प्यार को कभी भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो करवट बदलकर लेट जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि आसी बालों को सुखा रही है। लाइट येलो कलर के सूट में वो बेहद हसीन लग रही थी। उसका मन आसी को देखकर एक बार फिर पिघलने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी बात याद आती है और वो अपना फोन उठाकर दिव्या से बात करने लगता है। वो आसी को सुना सुना कर बहुत जोर जोर से दिव्या से बात कर रहा था। दिव्या, चलो, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। यार, काफी टाइम हो गया है, हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए। समीर को इतना खुश देखकर दिव्या को यकीन हो जाता है कि समीर आशी से प्यार नहीं करता। जो कुछ कल हुआ था वो सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। समीर ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। उधर समीर बेशक दिव्या से बात कर रहा था, लेकिन निगाहें बार बार आशी की ओर ही उठ रही थी। इधर आशी जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है। समीर जब देखता है कि वो कमरे से बाहर चली गई है तो वो फौरन दिव्या का फोन कट कर देता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है। सरला उसे ब्रेकफास्ट देती है और ब्रेकफास्ट करते करते एक बार फिर दिव्या को वीडियो कॉल करने लगता है। समीर की वीडियो कॉल देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और समीर को देखते हुए कहती है, क्या बात है,
आज तो तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। हाँ दिव्या, क्या करूं, अब रहा नहीं जा रहा है। मन तो कर रहा है कि अब जल्दी से जल्दी हम दोनों एक हो जाएं और फिर ऐसी ही न जाने कितनी रोमांटिक बातें वो दिव्या से करने लगता है। दिव्या समीर के इस बदले हुए रूप से बहुत खुश थी और साथ ही पूरी तरह से अस्वस्थ भी कि अब उसका समीर सिर्फ उसका है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि समीर ये सब जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए कि अब उसका प्यार सिर्फ दिव्या है। इधर आसी समीर की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर वो कुछ कहती नहीं थी। पूरे एक हफ्ते तक यही ड्रामा चलता रहता है। समीर दिव्या से फोन पर खूब रोमांटिक बातें करता है और सभी के सामने ऐसा शो करता कि वो दिव्या से बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए थे और समीर एक बार भी आसी के पास नहीं गया था। आसी को देखकर अक्सर उसका दिल मचलने लगता और उसके कदम खुद ब खुद आसी की तरफ बढ़ने लगते। लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। पर एक दिन जब आसी किताब पढ़ते पढ़ते सोफे पर ही सो जाती है और समीर ऑफिस से लेट घर पहुंचता है, तो वह सोफे पर लेटी हुई आसी को देखता है। आसी जैसे ही करवट लेने चलती है, तो समीर को लगता है कि कहीं वो करवट लेते समय नीचे गिर ना जाए, इसलिए वो वही सोफे के पास ही बैठ जाता है। आसी अभी भी सो रही थी और समीर उसे बहुत गौर से देख रहा था। वो बेख्याली में आसी का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, पता नहीं क्यों, पर तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूँ और ना तुमसे, लेकिन फिर भी तुमसे बहुत अपनापन लगता है। तुम्हें खोने के डर से ही मेरा दिल बहुत जोरों से। ये कहते हुए वो धीरे से झुककर आसी के माथे को होठों से छू लेता है। आसी के बालों से आती भीनी भीनी सी खुशबू उसके मन को महकाने लगती है और फिर वो बहुत प्यार से उसे गोद में उठाता है और बेड पर सुला देता है। वो सोई हुई आसी की कुछ फोटो क्लिक करता है और फिर फोन में सेव करते हुए कहता है, सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास तुम्हारी एक भी फोटो नहीं थी। कुछ दिनों के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगे और फिर मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हारी कुछ फोटोज सेव कर रहा हूँ। प्लीज यार, बुरा मत मानना। और फिर समीर पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती रहती है। प्यार तो उसे हो चुका था, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो सिर्फ दिव्या से प्यार करता है। पूरी रात जागने के कारण उसकी आंखें थकी थकी सी लग रही थी। वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि तभी उसके वकील का फोन आता है और वो समीर को बताता है कि उसने जज साहब से बात कर ली है और डिवोर्स की डेट उसे मिल गई है। डिवोर्स जो 15 तारीख को होने वाला था, वो अब 10 तारीख को ही हो जाएगा। समीर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं, मैं 10 तारीख को डिवोर्स नहीं लूंगा। 15 तारीख की डेट मिली थी, तो 15 में ही डिवोर्स होगा। उसका वकील उससे कहता है, सर, दिव्या मैडम तो जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स करवाने की बात कर रही हैं। उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर ही मैंने जज साहब से बात की है और पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि वो जल्दी की कोई डेट दे दे। समीर बहुत कड़क अंदाज में गुस्सा करते हुए कहता है, दिव्या कौन होती है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली। मैंने कहा ना कि मैं डिवोर्स 15 तारीख को लूंगा, तो बस यही फाइनल है। इतना कहते हुए वो फोन कट कर देता है और कॉफी का मग बहुत जोर से फर्श पर पटकते हुए वहां से चला जाता है। किचन में खड़ी सरला उसकी सारी बात सुन रही थी। कई बार उसका मन करता था कि वो समीर से बात करे और उसे समझाए कि वो आशी को डिवोर्स ना दे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने मन में कहती है, भैया सच तो यह है कि आप आशी दीदी को डिवोर्स देना ही नहीं चाहते,
पर पता नहीं आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। उधर वकील ने दिव्या को सारी बात बता दी थी और दिव्या गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उस दिन के बाद समीर के स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था। बात बात पर गुस्सा करना और बेवजह नौकरों पर चिल्लाना। दिव्या का फोन आने पर दिव्या को खरी खोटी बातें सुनाना, छोटी छोटी बातों पर उसके साथ बहस करना, यह सब उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था। जैसे जैसे 15 तारीख पास में आ रही थी, समीर के बिहेवियर और नेचर में बहुत चेंजिंग होती जा रही थी। समीर का यह रूप देखकर आसी भी बहुत दुखी थी, पर समीर से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक एक दिन डिवोर्स होने का इंतजार कर रही थी। पर एक शाम जब वो खाना खाकर गार्डन में टहल रही थी, तभी उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर किसी तरह से गार्डन में लगे हुए झूले पर बैठती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका पेट बहुत भरा भरा सा है। उसे वॉमिटिंग आने लगती है। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आती है और वॉमिटिंग करने लगती है। उसे बहुत कमजोरी भी महसूस होती है, इसलिए वो लेट जाती है। अगले दिन भी दोपहर में जब वो लंच करके उठती है, तो फिर उसे वही सब होने लगता है जो कल रात उसे हुआ था। वो अपने मन में कहती है कि कुछ दिनों से ऐसा मुझे क्यों हो रहा है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वो ये बात सरला को बताती है, तो सरला हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, ये सब लक्षण तो प्रेगनेंसी में होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही आसी चौंक जाती है और वो सरला पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम भी ना सरला जो मन में आया कह देती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरला को डांट तो जरूर देती है, लेकिन प्रेगनेंसी की बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और फिर कैलेंडर में डेट देखती है। डेट देखने के बाद उसके माथे पर डर से पसीना छलकने लगता है। वो खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है। समीर तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। ये बात कहीं समीर को पता चल गई तो समीर से मैं क्या कहूंगी। प्रेगनेंसी और बच्चे की बात सुनकर तो समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और अभी तो दिव्या भी उसकी लाइफ में आ गई है। वो जल्दी से मार्केट जाती है और प्रेगनेंसी कंफर्म करने की किट ले आती है। और फिर कुछ पलों के बाद उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की खबर उस समय ऐसी थी मानो आसी के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बम गिरा दिया हो। आंखों में आंसू लिए वो भगवान से कहती है, भगवान जी, 3 दिन बाद हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप मुझे प्रेगनेंसी के न्यूज़ दे रहे हैं, जो मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, लेकिन समीर की लाइफ की सबसे बड़ी बैड न्यूज़ होगी। वो मन में डिसाइड करती है कि वो समीर को किसी भी सूरत में या पता नहीं लगने देगी कि वो प्रेग्नेंट है। अब वह समीर के सामने कुछ भी खाती पीती नहीं थी और ना ही किचन में जाती थी, क्योंकि किचन में बन रहे खाने की स्मेल से उसे उल्टियां शुरू हो जाती थी। इधर समीर ना किसी से कोई बात करता और ना ही ऑफिस से घर आता। वो दिव्या से कॉल करके समीर के बारे में पूछती है, तो दिव्या उसे बताती है कि अभी 1 हफ्ते पहले तक तो समीर उससे बहुत प्यार भरी बातें करता था, पर अचानक पता नहीं समीर को क्या हो गया, क्यों वो बात बात पर गुस्सा करने लगा है। एक तरफ तो वो मुझसे शादी करने के लिए परेशान है, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर वो अक्सर खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद समीर को तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए वो गिल्टी फील कर रहा है कि उसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने पहले तुमसे शादी की और अब वह तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। आजी समीर के स्वभाव के बारे में जानती थी कि वो किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख पाता है। दिव्या उससे कहती है, हो सकता है कि उसे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा हो और इन सब चीजों के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रहा होगा, इसलिए वो बात बात पर गुस्सा करने लगा।
आसी दिव्या की कई बातों को याद करने लगती है। उसे भी लगता है कि शायद समीर इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। 2 साल में इतना तो आसी भी समझ गई थी कि समीर एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है। शायद यही वजह थी कि मजबूरी की शादी को भी उन्होंने पूरे दिल से निभाया था। आसी को लगता है कि अब अगर वो डिवोर्स होने तक ओबराय मेंशन में रहेगी तो समीर और भी ज्यादा दुखी होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर समीर को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाएगा। और फिर पता नहीं वो क्या डिसीजन लेगा। वो मन में कहती है हो सकता है कि शायद समीर इस बच्चे को दुनिया में आने ही ना दे। ये बात सोचकर आसी डर जाती है। वो खुद से कहती है अगर एक बार मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो समीर भी अपनी आगे की जिंदगी दिव्या के साथ हंसी खुशी बिता पाएंगे। वो वकील से बात करती है और उन्हें बताती है कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। क्या फिर भी डिवोर्स वाले दिन मेरा कोर्ट में रहना जरूरी है? वकील कहता है हाँ, आपका भी कोर्ट में रहना जरूरी है। वो वकील से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे ना रहने पर भी डिवोर्स हो जाए। इसके लिए आपको जो भी पैसे की जरूरत हो आप मुझे बता दो। वकील उसे कोर्ट न आने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि मुझे कल इमरजेंसी में कहीं जाना है। शायद वहां से आने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाए और मैं डिवोर्स वाले दिन ना आ पाऊँ। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं 15 तारीख को ना आ पाई तो प्लीज आप डिवोर्स फाइनल करा देना। मैं सारे पेपर्स पर साइन करके जा रही हूँ और ये बात आप समीर को मत बताना। वकील इमरजेंसी की बात सुनकर कहता है कोई बात नहीं मैडम जी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। और फिर उसी रात जब समीर गहरी नींद में सो रहा था तब वो चुपचाप ओबराय मेंशन से चली जाती है। बस का ड्राइवर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था अरे मैडम जी, कब से कह रहा हूँ कि बस आगे नहीं जाएगी, पर आप बस से उतर ही नहीं रही हैं। अरे कुछ तो बोलो मैडम जी, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अरे मैडम जी कहाँ खो गई? आसी जो अभी भी अतीत की यादों में उलझी हुई थी, ड्राइवर और कंडक्टर के बार बार चिल्लाने पर वह उनकी तरफ देखते हुए कहती है भैया, क्या हम देहरादून पहुंच गए? बड़ी मेहरबानी है मैडम जी आपकी, जो आपको देहरादून याद रहा। कंडक्टर शिकायती लहजे में कहता है क्या मैडम जी, पिछले 10 मिनट से आपको आवाज देकर थक गया, लेकिन आप हो कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। सॉरी भैया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में भी दर्द हो रहा था, शायद इसी वजह से आप लोगों की आवाज नहीं सुनी। हाँ ठीक है मैडम जी, अब आप हमारी बस से उतरिए। आसी अपना सामान लेती है और बस से उतर जाती है और फिर सीधे अनाथ आश्रम पहुंचती है, जहाँ की वार्डन अंकिता जी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लेती है और पूछती है कि 2 साल से कहाँ गायब हो गई थी? जिस आश्रम में रहकर तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल हंसी खुशी बिताए, उस आश्रम को तुम कैसे भूल सकती हो? उनकी बातें सुनकर आसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है मैडम जी, आश्रम को भूल गई थी, शायद इसीलिए इतनी बड़ी सजा मिली है। अंकिता जी बहुत ध्यान से उसका चेहरा देखते हुए कहती है कैसी सजा? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मैडम जी, बस सफर लंबा और अनजाना था, शायद इसीलिए थकावट की लकीरें मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, अभी मैं पहले जैसे ही तरोताजा हो जाऊंगी। आसी के गले में पड़ा मंगलसूत्र देखकर अंकिता जी कहती है तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। आसी चेयर पर बैठते हुए कहती है हाँ मैडम, मैंने शादी भी कर ली है और अब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आने भी वाली है। अंकिता जी उसे बहुत गौर से देखते हुए कहती है आसी, तुम तो मुंबई में थी। हाँ, वो चिंता करते हुए कहती है अरे पागल लड़की, ऐसी हालत में इतनी लंबी यात्रा कौन करता है?
अगर मुझसे कुछ काम था तो तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुमसे मिलने आ जाती। ऐसी हालत में तुम मुझे यहाँ क्यों मिलने आई हो? और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, जिसने तुम्हें अकेले यहाँ भेज दिया? ये बात उन्होंने थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा। तो आसी मुस्कुराते हुए बोली, सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। लेकिन सब कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहुत लंबा सफर तय करके आ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा सुकून से सोना चाहती हूँ। वो उसे रूम में ले जाती है। कुछ घंटे आराम करने के बाद आसी जब सोकर उठती है तो अंकिता जी उसके पास आती है। वो अंकिता जी को अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर अंकिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आसी उदास होते हुए कहती है, मैडम जी, जब भी दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखती थी तो मन करता था कि काश मेरे भी मम्मी पापा मेरे साथ होते। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो बिना माँ बाप के जीना सीख गई। और फिर एक ख्वाब आंखों में पलने लगा कि जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चे की किस्मत मेरी जैसी नहीं होगी। उसके पास उसकी माँ भी होगी और उसके पापा भी। लेकिन अफसोस, मेरे बच्चे के पास उसके पापा तो होंगे, लेकिन अपने पापा के बिना ही उसे जीना सीखना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें समीर को अपनी प्रेगनेंसी की बात जरूर बतानी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात जानकर वो अपना डिसीजन बदल देता। नहीं मैडम, वो अपना डिसीजन कभी नहीं बदलते, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी ही इस शर्त पर की थी कि मैं कभी भी उनसे बच्चे के लिए जिद नहीं करूंगी। तो फिर अब तुम क्या करोगी? वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैडम जी, समीर ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ? पर मैं तो उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और उसके प्यार की निशानी अब मेरे पेट में है। ये मेरे लिए समीर की तरफ से मिला हुआ सबसे कीमती उपहार है। इसलिए अब बस मुझे इसी के लिए जीना है। पर इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो आसी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ? क्योंकि इस प्रेगनेंसी में मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। आसी बहुत प्यार से अंकिता जी के गले लग जाती है। सब कुछ भूलकर आसी एक बार फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती है। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने बीतने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते आसी की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वह एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसी बच्चे को देखकर आसी अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है। आसी की डिलीवरी हुए पूरे 20 दिन हो गए थे और अब वो इस आश्रम से जाना चाहती थी। वो अंकिता जी से कहती है, तो अंकिता जी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, आसी, अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए कुछ महीने और यहाँ रह लो। आसी अंकिता जी की बात मान जाती है और अपने बच्चे के साथ ही अनाथ आश्रम में रहने लगती है। आज सुबह से ही आश्रम में बहुत चहल पहल थी। आसी आसपास के घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। और इस इनकम से वो कुछ अनाथ आश्रम की मदद भी करती थी और थोड़े पैसे वो अपने लिए रख लेती थी। आश्रम में चहल पहल देखकर आसी अंकिता जी से पूछती है, तो अंकिता जी उसे बताती है कि ये आश्रम जिनका है वो यहाँ आ रहे हैं। मैडम जी, आज से पहले तो वो यहाँ कभी नहीं आए और मुझे ऐसा लगता था कि ये आश्रम आपका ही है। अंकिता जी हंसते हुए कहती है, नहीं, ये आश्रम मेरा नहीं है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। ये आश्रम मिस्टर अजय शेखावत का है। उनके छोटे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहुत इलाज कराने के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे। मिस्टर अजय शेखावत अपने भाई के साथ यहाँ आ रहे हैं। उनके साथ उनके बचपन के दोस्त भी आ रहे हैं।
आसी बहुत खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। आश्रम में रहने वाले एक बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। हाँ आसी, प्यार भी मिलेगा और इस बच्चे की किस्मत भी बदल जाएगी। वो लोग बहुत नेक दिल हैं और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। अगर उनके यहाँ कमी है तो सिर्फ एक बच्चे की। धीरे धीरे शाम होने लगती है और फिर अनाथ आश्रम में लंबी लंबी 3 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। मिस्टर अजय शेखावत अंकिता जी से मिलते हैं और उन्हें अपने छोटे भाई अभिनव और उनकी पत्नी मिताली से मिलवाते हैं। मिताली सारे बच्चों को देखती है तो सारे बच्चे 1-2 साल के होते हैं। वो अंकिता जी से कहती है कि मुझे कोई न्यू बॉर्न बच्चा चाहिए जो मुश्किल से महीने 2 महीने का हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा मैं अडॉप्ट करूँ, उसे यह बिल्कुल भी पता ना हो कि वो इससे पहले अनाथ आश्रम में रहता था। अंकिता जी उन्हें बताती है कि न्यू बॉर्न बच्चा तो हमारे आश्रम में इस समय नहीं है। वो अंकिता जी से बात कर ही रही थी कि तभी आसी वहां अपने बच्चे को लेकर आ जाती है। आसी के बच्चे को देखकर मिताली बहुत खुश हो जाती है। वो आगे बढ़कर आसी से उसका बच्चा ले लेती है और बच्चे को प्यार करती हुई कहती है, मुझे ये बच्चा अडॉप्ट करना है। मिताली की बात सुनकर आसी अपना बच्चा उससे ले लेती है और थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, ये बच्चा अनाथ नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ, इसलिए मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी। अंकिता जी कुछ कहती इससे पहले ही मिताली कहती है, मुझे ये बच्चा ही अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये बच्चा क्योंकि यह बच्चा मेरी आंखों में बस गया है। इस बच्चे के लिए मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकती हूँ। आसी बहुत कड़क अंदाज में कहती है, आप लाखों की बात कर रही हैं, अगर आप मुझे इस संसार की सारी दौलत देंगी फिर भी मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है। और आप यहाँ बच्चे को अडॉप्ट करने आई हैं या फिर एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने के लिए। मिताली को अपने धन दौलत का बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वो रुपयों के बल पर सब कुछ खरीद सकती है। इसलिए वो अंकिता जी से कहती है, अब ये बच्चा मुझे हर कीमत पर चाहिए। तभी वहां अजय शेखावत आ जाते हैं और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वो अंकिता से आशी के बारे में पूछते हैं। अंकिता जी उन्हें हंसी के बारे में सारी बात बता देती है और कहती है कि वो तो यहाँ से जाने वाली थी, पर उन्होंने ही उसे रोक लिया है। अजय शेखावत बहुत घमंड भरे अंदाज में कहते हैं, तुम मेरे ही आश्रम में पली बड़ी हो, तुम्हारी उम्र भी अभी इतनी नहीं है कि तुम इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दो। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, तुम यह बच्चा मुझे दे दो और एक अच्छे लड़के से शादी करके अपनी लाइफ को खुशहाल बनाओ। आसी को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। आपके कितने बच्चे हैं? वो बहुत शान से कहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं। तो ठीक है, आप इन्हें अपना एक बेटा दे दीजिए, ये भी खुश रहेंगे और आप भी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो खून पसीना बहाकर पैसे कमाए हैं वो पैसे भी बच जाएंगे। ये बात उसने थोड़ा टोंट भरे अंदाज में कहा था। आसी की बात सुनकर अजय शेखावत को गुस्सा आ जाता है। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, लड़की, शायद तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे आश्रम में रहकर मुझे ही आंखें दिखा रही हो। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि आप मुझे मेरे बच्चे से अलग कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपके पास आपके 2 बेटे हैं, आप उनमें से अपना एक बच्चा अपने सगे भाई को नहीं दे सकते, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपना बच्चा इन्हें दे दूं। अंकिता जी भी मिस्टर अजय शेखावत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप चाहो तो उनमें से कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई न्यू बॉर्न बच्चा चाहिए तो आश्रम में जैसे ही कोई न्यू बॉर्न बच्चा आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। पर अभी के लिए प्लीज आप आशी से उसके बच्चे को अलग मत करिए। मिस्टर शेखावत कुछ कहते इससे पहले एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और बहुत कड़क अंदाज में बोला, तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं लेगा और ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते हुए वो आदमी मिस्टर अजय शेखावत के सामने खड़ा हो गया।
आसी की आंखें उस आदमी को देखकर फटी की फटी ही रह गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस होने लगा। दोस्तों, आसी की लाइफ में आने वाला ये नया आदमी कौन है, जिसे देखकर आसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बेहोश होने लगी। क्या आने वाला ये नया आदमी उसकी लाइफ में बहारें लाएगा, या फिर उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हेल बना देगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये आने वाला नया आदमी कौन है। प्लीज मुझे जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज 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 दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा।